फिज़िकल केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज़। तो हमने सीबीएसई क्लास 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं 2023 तक। ठीक है, अब आप अलग अलग जगह से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। 2024 के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं और 2023, 22 इसके जो अलग टाइप के भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से ट्राई कर सकते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिवीजन करेंगे एक बार। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वो कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, तो फिर मैंने उनको एक साथ लिया है, लेकिन इसमें हम लोग अलग अलग करेंगे रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो ये बोर्ड के लिए हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई। चैप्टर 1 हमारा सॉल्यूशंस है। तो केमिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा जो सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री है उसमें 10 चैप्टर्स हैं। उसमें से जो पहले 3 चैप्टर्स हैं सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, वो फिज़िकल केमिस्ट्री के पार्ट है। उसके बाद जो 2 चैप्टर्स हैं डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। और फिर जो हमारा बचा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स और एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स, ये 5 हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इसको तो हम लोग ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ में करना है। आज से हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री फिज़िकल रिवीजन सीरीज़ करेंगे। इसमें एक एक चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीएसई 12 फिज़िकल रिवीजन सीरीज़, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन सीबीएसई 2010 से 2023 पीवाईक्यूज़ पूरे किए हैं। आप सॉल्यूशन चैप्टर का आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ऐसे और भी चैप्टर्स के आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिर अब हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो बोर्ड के लैंग्वेज के अनुसार नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमने बोर्ड में गिवन, फिर टू फाइंड, ऐसे करके लैंग्वेज से आगे बढ़े थे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखे थे रीज़न। पर अब हम लोग रफ एनालिसिस करेंगे। हम लोग का फोकस रहेगा अंडरस्टैंडिंग में और थोड़ा प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन में कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या लेना है, एनसीईआरटी क्लास 12 की पार्ट 1 बुक, नोट्स, आपकी नोट कॉपी, फेयर कॉपी, एक रफ कॉपी, पेन, पेंसिल आपको जो लेना है, और एडिशनल मटेरियल, यहाँ मतलब ये है डॉट एडिशनल मटेरियल, या आपको कोई और बुक लेनी तो आप लेकर बैठिएगा। ठीक है, पर ये चारों मेन है, ये चारों आप लेके बैठिएगा, है ना। और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया है कि सॉल्यूशन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर में शुरू से अंत तक क्या क्या टॉपिक्स हैं, नहीं है। ठीक है, तो मान के हम लोग थोड़ा मतलब आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग जो बेसिक पार्ट है उसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो टोटल मार्क्स 70 है, 3 घंटे का समय है। क्वेश्चन के मार्क्स 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क्स। चैप्टर हमारा सॉल्यूशन से, इसमें लगभग 7 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10%। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं कि जो पीवाईक्यूज़ है, तो पीवाईक्यूज़ में मैंने आपको मतलब जो हमने डिस्कस किया है वीडियो 1, 2, 3, 4, तो ऐसे सीरीज़ वाइज किया है, जैसे टॉपिक वाइज किया है हमने। जैसे टॉपिक 1 हमारा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो जो पहली वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी पीवाईक्यूज़ में, उसमें हमने 2 क्वेश्चन किए। ठीक है, इसको मैंने होमवर्क दिया था, 2 क्वेश्चन किए। तो उसमें क्या क्या, किस तरह के पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन टाइप आए हैं, डिस्क्रिप्शन, मतलब उसमें क्या क्या पूछा गया, तो ये मैंने एक टेबल बनाया है। ठीक है, जैसे डिफाइन आया मोल फ्रैक्शन, तो डेफिनेशन आती है 1 मार्क की, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। फिर मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में कंपैरिजन बहुत पूछा जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मोलैरिटी और मोलैरिटी का वेरिएशन क्या है टेम्परेचर के साथ, किसका एडवांटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो पूछा गया था एडवांटेज ऑफ मोलैरिटी ओवर मोलैरिटी। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैल्यू निकालनी पड़ती है। गिवन क्या था, तो हमें ध्यान रखना चाहिए क्या दिया रहता है और क्या फाइंड आउट करना है। जैसे हमें मोल फ्रैक्शन दिया था H2O का, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, और हमें मोलैलिटी निकालनी थी इथेनॉल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, आपको मोलैलिटी पूछा जा सकता है। फिर जो हमारी सेकेंड वीडियो थी, तो सेकेंड वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था और ये वाला किया था, है ना, इसी में किया था वीडियो 2 में। फिर 1.3 मतलब थर्ड वीडियो में हमने 4th क्वेश्चन किया था, ये भी न्यूमेरिकल था, आपको मास परसेंटेज, डेंसिटी और मोलैरिटी दी थी। आपको मोलैरिटी मतलब ये मोलर मास हो गया H2SO4 का, मोलैरिटी नहीं, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 दिया था, आपको मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी थी।
फिर अगली वीडियो में हमने क्या किया था, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें डेफिनेशन आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे x% मास बाय मास मतलब x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसको हम लोग माइनस करके मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद अगले में हमने फिर न्यूमेरिकल किया था, जिसमें मास परसेंटेज दिया था और मोलर मास दिया था, डेंसिटी दिया था, हमें मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद क्या था, फिर कैलकुलेशन था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। डेंसिटी दी थी, मोलर मास दिया था Na+ आयंस का या Na+ का, गिवन मास था हमारा 92 ग्राम और मास ऑफ लेक वाटर था। तो इसमें हम लोग सॉल्वेंट किसको लेंगे, सॉल्यूशन किसको लेंगे, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। और हमें मोलैरिटी इसमें कैलकुलेट करनी थी। उसके बाद थोड़ा असर्शन रीज़न और फिर थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हमने डेंसिटी पूछा गया था, डेंसिटी मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जेई मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि या तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला से बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये फार्मूला कनेक्ट करता है मोलैलिटी, मोलैरिटी और आपका डेंसिटी को, और साथ में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी, ठीक है। पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो जनरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके सिवा ये तीन चीज़ों को रिलेट करता है, एक आपका मोलैलिटी, मोलैरिटी और डेंसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ फार्मूलाज पे, ठीक है। तो आप चार्ट बनाइएगा, जैसे आपने ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ में हमने एलिफेटिक कन्वर्जन अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपने जो चार्ट बनाया था, वैसे ही आप इसमें भी चार्ट बनाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूलाज, इन सबको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और अपने साथ रखिएगा इसको। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इन 100 ml, जैसे मास बाय मास में 100 ग्राम होता है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में 100 ml हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो टॉपिक 1 कंसंट्रेशन टर्म्स। कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, जिसमें से मैंने कोर्स बुक NCERT ही लिया, साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, पर बेसिकली NCERT के ही नोट्स हैं, है ना, मेनली। तो सॉल्यूशन होता क्या है कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट्स का, ठीक है। और होमोजेनियस मतलब होता है कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज़ हर जगह सेम होगा, ठीक है। हर पार्ट में सॉल्यूशन का, ऊपर नीचे हर पार्ट में कंसंट्रेशन और कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो, उनको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और बाकी जितने बचे वो सब सॉल्यूट कहलाते हैं, ठीक है। पर हम लोग जनरली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। बाइनरी मतलब 2, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, पर यहाँ क्योंकि 2 ही है तो हम लोग लार्जर बोल सकते हैं, 2 में ही कंपेयर करना है। और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट होता है कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, क्योंकि 2 ही है। पर ऐसे सॉल्यूट होता क्या, तो सॉल्यूट होता है कि द कंपोनेंट्स अदर देन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक को हटा के जो बचे वो सॉल्यूट है। पर क्योंकि यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक ही सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो स्मॉलर क्वांटिटी में सॉल्यूट, लार्जर क्वांटिटी में सॉल्वेंट, है ना। अब ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें 3 कंपोनेंट्स हो, तो उसमें से सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, तीनों में से सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो है, और सॉल्यूट हो जाएगा जो बचे 3 - 1 2, तो जो 2 बचे वो सॉल्यूट। जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड वाटर, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, ये दोनों सॉल्यूट हो गए। वैसे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन आता है जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट, और 4 - 1 3, जो 3 जो बचे वो हमारे सॉल्यूट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जितने भी केसेस पढ़ेंगे तो उनमें हमारा जनरली क्या होता है कि सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, लार्जेस्ट क्वांटिटी होता है। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे एसिड सॉल्यूशंस हो गए, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में हमारे सॉल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का वही अर्थ होता है कि उसमें से वाटर को हटा दिया जाए और वाटर को डाल दिया जाए तो डाइल्यूट, ठीक है। तो वाटर जो सॉल्वेंट होता है उसकी मात्रा कम कर दी जाती है कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, लार्जर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट हमें पता है जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब सॉल्वेंट हमारा डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्वेंट के बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट, वो एक मैटर होते हैं, ठीक है, मतलब वो लिक्विड, सॉलिड या गैस फेज में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्यूट आपका गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, उसी तरह सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो जाते हैं, ठीक है।
तो सॉल्वेंट जिस स्टेट में रहेगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट आपका लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन, चाहे सॉल्यूट गैस हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, कुछ भी हो, पर अगर सॉल्वेंट गैस है तो उसको गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी तरह सॉल्वेंट अगर हमारा लिक्विड है, ठीक है, तो उसको लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं, और अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो उसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा सॉल्वेंट गैस है तो उसको गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, पर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट भी होगा। अब सॉल्यूट का फेज़ क्या होगा, तो सॉल्यूट का फिर से फेज़ 3 हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो अगर सॉल्यूट सॉलिड है और गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट गैस होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड इन गैस, ठीक है। मतलब गैस ज़्यादा है, उसके अंदर सॉलिड है, तो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। वैसे सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, तो ये पढ़ने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ टर्म्स होते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में टेबल में इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। कई बार एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एग्जांपल के भी क्वेश्चन है कि आपको एग्जांपल लिखना है, और एक बार पूछा भी गया है, तो इसके कुछ आप बस एक बार बेसिक रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, अभी हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। तो कंसंट्रेशन को या तो हम लोग क्वालिटेटिव में डिस्क्राइब कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव में डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब कि ज़्यादा डाइल्यूट है, कम डाइल्यूट, ज़्यादा कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेटेड, ठीक है। पर ये ज़्यादा कम से समझ में नहीं आता है ना। एक्चुअल हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए जिससे हम लोग बात कर सकें, तो हमें क्वांटिटी चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव, इनऑर्गेनिक में तो होते ही है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है बस ये पता लगाया जाता है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उस एलिमेंट की कितनी मात्रा है, ठीक है, वो पता लगाया जाता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉल्यूशन हम लोग जनरली बोल देते हैं कि थोड़ा और डाइल्यूट करो, थोड़ा और कंसनट्रेटेड करो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल एक स्पेसिफिक मात्रा भी हमें जाननी आना चाहिए कि कितना मोलैलिटी है इस सॉल्यूशन का, हमें कितना मोलैरिटी करना है, कितना मोलैरिटी करना है। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी ऐसे स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होते हैं, उसकी क्वांटिटी बताई जाती है कि उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितने सॉल्यूट रहने पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंट में, और फिर कितना आना चाहिए, ठीक है। तो वो सब होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसको हम लोग अगली वीडियो से ये टॉपिक देखेंगे, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये बेसिकली किया है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन और ज़्यादा कर सकते हैं और कैसे टाइप के और आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे और हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर धीरे धीरे अपने इस रिविज़न सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे।